साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है करंट अफेयर्स की क्लास जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम जितने भी होंगे, कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एपीएस का एग्ज़ाम हो। ये 2023 के करंट अफेयर्स हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं और ये क्वेश्चन जो है आपसे कहीं ना कहीं एग्जामिनर मालूम कर लेगा। ठीक है, तो फिर बिना देर किए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, देखिए ये कह रहे हैं पहले सवाल में कि विमेंस प्रीमियर लीग WPL वुमेन प्रीमियर लीग किस टीम ने जीता है। ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल या गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो ये किसने जीता है ये हमें बताना है। तो आपको भी पता होगा बेटा कि मुंबई इंडियंस जो है वो WPL महिला प्रीमियर लीग का पहला खिताब उसने जीत लिया है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जो एग्जामिनर हो सकता है कि आपसे मालूम कर ले। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। भैया देखो, यह है विमेंस प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग WPL, जैसा IPL होता ना उसी की तर्ज पर है WPL। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ये WPL का कौन सा संस्करण है। अब देखो ये संस्करण कौन सा है, तो ये पहला संस्करण है, फर्स्ट है। और आपको पता होगा कि जब कोई टूर्नामेंट पहली बार होता है या जब भी कोई टूर्नामेंट पहली बार आयोजित होता है तो अक्सर सवाल वहाँ से बन जाते हैं। 2023 में हुआ है, 2023 में हुआ है और T20 फॉर्मेट में है। कैसा है बेटा? T20 फॉर्मेट, मतलब ये T20 फॉर्मेट में है। ये 50-50 ओवर का नहीं है बल्कि ये 20-20 ओवर का है। ठीक है, सवाल ये है कि WPL में कुल कितनी टीम खेली थी। तो बेटा इसमें खेलने वाली कुल टीम जो थी वो 5 थी। अब ये भी आपको याद रखना है कि 5 टीमें कौन कौन सी खेली और उन 5 टीमों की कप्तान कौन कौन थी। कैप्टन भी पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो 5 टीमों की अगर हम बात करें तो एक टीम का नाम है मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। और ये मुंबई इंडियंस जो है इसकी कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर ये इसकी कप्तान थी। उसके बाद में दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल, दूसरी टीम थी बेटा दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल की जो कैप्टन बनाई गई उनका नाम है मैग लेनिंग, मैग लेनिंग। तीसरी जो टीम उसका नाम है यूपी वॉरियर, यूपी वॉरियर, यूपी वॉरियर्स। और इसकी जो कप्तान बनी उनका नाम है एलिसा हीली, एलिसा हीली। चौथी टीम का जो नाम है बेटा वो है गुजरात, हाँ गुजरात जायंट या जायंट, गुजरात जायंट। इसकी जो कप्तान बनी स्नेहा राणा, स्नेहा राणा।
और बेटा पांचवी टीम जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसकी कप्तान थी स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अब यहीं से आप देखिए कि जो मुंबई इंडियंस थी वो विजेता बनी। फाइनल मैच किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। और दिल्ली कैपिटल जो थी वो उप विजेता बनी। मतलब किसको हरा कर मुंबई इंडियंस ने WPL का पहला खिताब जीता? तो वो है दिल्ली कैपिटल। मैग लैनिंग की टीम फाइनल में हार गई और हरमनप्रीत कौर फाइनल मैच जीत गई। ठीक है, तो 5 टीमें कौन कौन सी हैं? एक यूपी वॉरियर्स है, एलिसा हीली, एक दिल्ली कैपिटल है, मैग लैनिंग, एक मुंबई इंडियंस है, हरमनप्रीत कौर, एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, स्मृति मंधाना, गुजरात जॉइंट है जिसकी कप्तान है स्नेहा राणा। ठीक है, अब जब मैच होते हैं ना तो आपने देखा होगा कुछ सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ऑरेंज कैप किसको मिली थी? ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसने जीती थी? तो बेटा जो ऑरेंज कैप है वो मिली थी मैग लैनिंग को, जो कि दिल्ली कैपिटल की कप्तान थी। मैग लैनिंग, मैग लैनिंग। और इन्होंने, मैग लैनिंग ने बेटा सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 345 रन, ये भी याद रखें। और जो पर्पल कैप मिली थी, पर्पल कैप, पर्पल कैप किसने जीती? तो वो मिली थी हैली मैथ्यूज को, हैली मैथ्यूज को। दिल्ली मुंबई इंडियंस की बॉलर थी वो, मैथ्यूज को मिली और उन्होंने सबसे ज़्यादा 16 विकेट लिए थे। तो कितनी बातें आपको याद रखनी है? WPL विमेंस प्रीमियर लीग का पहला संस्करण 2023 में हुआ, T20 फॉर्मेट में था। कुल टीमें 5 खेली। मुंबई इंडियंस जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और मुंबई इंडियंस ने वो WPL जीत लिया। दूसरी टीम थी दिल्ली कैपिटल्स जिसकी कप्तान मैग लैनिंग थी, वो उपविजेता टीम रही। यूपी वॉरियर्स की जो कप्तान थी एलिसा हीली थी। गुजरात जॉइंट की कप्तान स्नेहा राणा थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना थी। अब सवाल निकल कर आता है कि पर्पल कैप किसको मिली? तो पर्पल कैप बॉलर को दी जाती है। हैली मैथ्यू को पर्पल कैप मिली, 16 विकेट थे। और ऑरेंज कैप बैटर मतलब बैट्समैन को दी जाती है, 345 रन जो थे वो मैग लैनिंग के थे। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, उनको आप तैयार कर लो। और APS वाले बच्चों आप तो अच्छे से देख लेना क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, खेल जगत स्पेशल है आपके यहाँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है, इसका क्या नाम है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो नई सीरीज शुरू की है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान और नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। तो बेटा उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम है? अभी विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पुरस्कार शुरू हुए हैं उनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखिए अब मैं 2-3 बात आपको बताता हूँ। हमारा हेडिंग रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब देखो जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं वो जिस मंत्रालय के अधीन आएंगे वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय इनको देगा। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं ये 4 स्तर के होंगे। इनके स्तर कितने बताएंगे बेटा? 4। कौन कौन से 4 स्तर हैं? पहला स्तर है उसका नाम है विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान
रत्न पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार क्या है? विज्ञान श्री पुरस्कार। इस पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा कौन सा आएगा? विज्ञान श्री पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार कौन सा होगा इस श्रेणी में? तीसरे स्तर का, मतलब उसे कहेंगे विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार। चौथे पुरस्कार कौन से होंगे? तो उनका नाम है, हाँ, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। तो केंद्र सरकार ने विज्ञान मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार में पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू करी है और उस सीरीज का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 प्रकार के पुरस्कार होंगे। कौन कौन से होंगे? पहले का नाम होगा, मान लो, राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति भटनागर पुरस्कार। अब ये जो पुरस्कार हैं इनका वितरण कब होगा? ये पुरस्कार कब दिए जाया करेंगे? तो बताया जाता है कि इनका वितरण जो होगा वो 23 अगस्त को हुआ करेगा, 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को हम मनाएंगे अगले साल क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अभी ये पुरस्कार किसी को दिए नहीं है, अगले साल ये पुरस्कार जो नॉमिनेट होंगे नाम उनको दिए जाएंगे। ठीक है, इस बार इनकी घोषणा हुई है कि विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो भारत सरकार दिया करेगी विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने वाले लोगों को। ठीक है, तो कितने स्तर हैं? 4 प्रकार हैं इनके। कौन कौन से हैं? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान टीम, विज्ञान युवा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो बेटा, अच्छा सवाल था, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है, ध्यान रख लें। ठीक है, देखिए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? किस देश के राष्ट्रपति को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा? तो रूस के, चीन के, फ्रांस के और अमेरिका के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि देखिए जो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में जो होगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो है निमंत्रण दिया गया है। अगर जो बाइडेन भारत दौरे पर आएंगे तो वो मुख्य अतिथि बनेंगे। ठीक है, होता क्या है, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो गणतंत्र दिवस समारोह में किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उस देश का राष्ट्रपति हो सकता है, जिन देशों में राष्ट्रपति नहीं बनता वहाँ राजा हो सकता है, उसको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट करते हैं और ख़ास तौर से वो देश का राजा हो सकता है या देश का राष्ट्रपति हो सकता है, तो राष्ट्र प्रमुख को बुलाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, देखो गणतंत्र दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह। एसएससी वालों ध्यान रखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी स्टेनो में पूछा हुआ सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि देखिए जो प्रथम है ना एक बार गणतंत्र दिवस हुआ था, प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना पहला गणतंत्र दिवस जो हमारा मनाया गया था 1950 में, उसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुकर्णो। ये डॉक्टर सुकर्णो कौन थे? ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को इनवाइट किया गया था पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर। ठीक है, अब इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 74वां गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया 26 जनवरी को, तो
तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो मुख्य अतिथि बने थे बेटा, हाँ, फतेह अल सीसी। कौन थे बेटा? फतेह अल सीसी। और फतेह अल सीसी कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति। अब 75वां गणतंत्र दिवस होगा। 75वां गणतंत्र दिवस, हमारा 75वां गणतंत्र दिवस 2025-24 में मनाया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में किसे इनवाइट किया जाएगा? तो बेटा उनका नाम है बेटा, हाँ, जो बाइडेन। और जो बाइडेन कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति। अब एक बात अगर आपको ध्यान हो तो आपको बताना है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने? आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं, देखते हैं कितना ज्ञान है आप में। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बने थे। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं, ठीक है। और जवाब आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं तब। अब ये सवाल एसएससी ने कंडक्ट करा है। मैं आपको बता दूं, जो एसएससी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, हाँ, पहला गणतंत्र दिवस जो 1950 में हमारा मनाया गया था, 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर सुकर्णो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अभी पिछले साल 74वां गणतंत्र दिवस मनाया था, इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे थे? फतेह अल सीसी। कौन है वो? मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। और 75वां गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाएगा 2024 में, आने वाले हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं। मुख्य अतिथि जो हैं वो जो बाइडेन होंगे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। एक सवाल एसएससी ने और मालूम करा, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, नॉलेज के लिए ये बता दूं, नोट कर लेना। देखिए 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022 में कितनी बार हो गए? देखो 5 बार, 1 2 3 4 5। 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। अब बात समझ गए आप? कुछ नहीं था। मैंने ये क्यों लिखवाया है? क्योंकि एसएससी ने ये सवाल मालूम करा है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एसएससी स्टेनो में सवाल था, उसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि बताइए भारतीय गणतंत्र दिवस के इतिहास में कितनी बार, अभी तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया है? कितनी बार ऐसा हुआ है? 5 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 7 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो 5 बार ऐसा हुआ है, 1952 में, 1953 में, 1966 में, 2021 में और 2022 में। 5 बार जो है ऐसा हुआ है कि किसी भी देश के, हाँ, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया है। तो ये 3-4 बातें जो मैंने लिखवाई हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम में बहुत काम की है, ठीक है, बहुत काम की रहेंगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रख लेना, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। अगला सवाल ये है, देखो ये कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये कह रहा है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो होता है बेटा, वो कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ए और बी दोनों, या यूएसए? तो मैं आपको बता दूं, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर इसकी मेज़बानी करी है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की, ठीक है। 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन भी याद रख लेना। यह है फीफा महिला
विश्व कप 2023। अब फीफा का जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का ही होगा भैया, ठीक है, फुटबॉल का। अब देखो ये कौन सा संस्करण था, ये संस्करण कौन सा था, ये संस्करण था बेटा नोवा। अगर ये नोवा संस्करण था तो इसका मतलब इससे पहले 8 संस्करण हो चुके हैं, करेक्ट, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, हाँ इसमें कुल टीम कितनी थी, तो इसमें कुल टीम मैं आपको बता दूं, कुल टीम देखो अब याद रख लेना थोड़ा सा, चाहे फुटबॉल का पुरुष वर्ल्ड कप हो चाहे फुटबॉल का महिला वर्ल्ड कप हो, उसमें खेलने वाली टीमें 32 होती हैं। तो 32 देशों की टीमों ने या 32 टीमों ने हिस्सा लिया था इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में। विजेता कौन बना था, विजेता कौन बना है, फीफा महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो विजेता बना बेटा स्पेन। स्पेन फर्स्ट बार, पहली बार स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप जीता है। किसको हराया है, उपविजेता कौन बना है, तो बेटा उपविजेता बना है, फाइनल में जो हारा है तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर स्पेन पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता बना, करेक्ट। देखिए आयोजन कहाँ हुआ है इसका, तो मैंने अभी आपको बताया सवाल कि आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दोनों में, व न्यूजीलैंड दोनों में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। देखो 2 सवाल मैं एसएससी वालों के लिए बता रहा हूँ, उन दोनों सवालों को आप नोट कर लेना, क्योंकि पहले ये सवाल इस टाइप से पूछ लेता है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में, हाँ फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार 1991 में हुआ था चीन में। देखिए हाँ फीफा महिला विश्व कप का प्रथम बार आयोजन एसएससी ऐसे सवाल मालूम करती है बेटा। पहली बार आयोजन हुआ था 1991 में, कहाँ हुआ था, चीन में। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी तक सबसे सफल देश जो है वो यूएसए है, उसने 4 बार फीफा महिला विश्व कप को जीता है अभी तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में लिख लेना, सबसे सफल टीम फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली सबसे सफल टीम, तो वो है बेटा यूएसए। अमेरिका मतलब कितनी बार, 4 बार। तो ऐसा सवाल एसएससी मालूम करती है कि बताइए फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में, फीफा महिला विश्व कप के इतिहास में कौन सी टीम ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा बार फीफा महिला वर्ल्ड कप जीते हैं, तो कौन सी है, अमेरिका, यूएसए। एक सवाल और याद रख लेना, ये फीफा महिला विश्व कप जो है इसका अन्य नाम क्या है, इसे और किस नाम से जानते हैं आप, तो इसका बेटा दूसरा नाम है, हाँ फीफा महिला विश्व चैंपियनशिप। इसे और क्या कहते हैं, फीफा महिला विश्व चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप। देखो मैं आपको बताता हूँ हर बार, जो एपीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये खेल जगत के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो सवाल इस तरीके के फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये फैक्ट एसएससी मालूम करती है, चाहे वो स्टेनो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, ऐसे सवाल खूब मालूम करती है एसएससी। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का कौन सा संस्करण था, ये नोवा संस्करण था, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कितनी टीम थी, 32 टीमें थी। जीतने वाला देश कौन सा था बेटा, स्पेन। किसको हराया था, इंग्लैंड को उन्होंने हराया था, पहली बार स्पेन जीता है। फीफा महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम जो है वो अमेरिका है, 4 बार उसने ये जीता है। पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था बेटा, तो चाइना में 1991 में। और फीफा महिला वर्ल्ड कप को और क्या कहते हैं, हाँ फीफा महिला विश्व चैंपियनशिप भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत शानदार सवाल है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब एनजीटी
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केटी शाह, टीएन शेषन, प्रकाश श्रीवास्तव, उमेश सिन्हा। ठीक है, ये नाम है बेटा, देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं एनजीटी। एनजीटी का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ये इसका पूरा नाम है, याद रख लेना, शॉर्टकट में एनजीटी कहते हैं हम। पहला सवाल तो वही है कि एनजीटी जो है इसका गठन कब हुआ था? एनजीटी कब बना था? तो इसका गठन 2010 में हुआ था। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और बात चल रही है एनजीटी के अध्यक्ष की। किसकी बात चल रही है? तो एनजीटी के अध्यक्ष की। तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहले जो अध्यक्ष थे सबसे पहले उनका नाम है लोकेश्वर सिंह पंत। एनजीटी के पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंत, ये एनजीटी के पहले अध्यक्ष बनाए गए। और इस समय वर्तमान में कौन है? एनजीटी के अभी 2023 में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है बेटा? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब देखो एनजीटी का काम क्या है। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में तमाम पोल्यूशन हुआ, प्रदूषण हुआ पराली वगैरह के जलाने से, तो पर्यावरण के संबंध में जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी केस होते हैं, उनकी सुनवाई जो है, उन पर तत्काल रोक लगाने का काम, हर्जाना लगाने का काम, जुर्माना लगाने का काम, सजा देने का काम, ये सब एनजीटी करता है ना। पर्यावरण के संबंध में जितने भी मुद्दे होते हैं उनको सोल्व करता कौन? एनजीटी। तो एनजीटी एक अदालत की तरह हाँ काम करता है, एक प्रकार की अदालत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किसे बनाया है? बात चल रही है चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को, पंकज त्रिपाठी को, विराट कोहली को, युवराज सिंह को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकॉन बने हैं इस समय वो सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। ठीक है, तो मैं इलेक्शन कमीशन की कुछ बातें आपको बता दूं। चुनाव आयोग, देखिए जो चुनाव आयोग है, ठीक है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का उल्लेख जो है वो संविधान के किस भाग में आता है? चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 15 में। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो बेटा भाग नंबर 15। किन किन अनुच्छेदों में आता है? तो वो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था बेटा? तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 25 जनवरी को हर एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं। अब सवाल याद रखें, चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जाहिर सी बात है केंद्रीय चुनाव आयोग है तो उसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में मिलेगा। कहाँ बेटा? नई दिल्ली में। एक सवाल बहुत शानदार है जो कि आपको याद रखना है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? और ये सवाल कई बार एसएससी जैसे एग्जामों में मालूम किया गया है। तो उनका नाम था बेटा सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, और जो वर्तमान
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत सरकार में, उनका नाम क्या है बेटा? वो आपको देखिए, उनका नाम है राजीव कुमार, राजीव कुमार। और वो कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 25वें। अच्छा, चुनाव आयोग का काम क्या होता है बेटा? निष्पक्ष चुनाव कराना, वोटर लिस्ट बनवाना, है ना, चुनाव चिन्ह वितरित करना, मतलब चुनाव परिसीमन कराना, चुनाव के संबंध में जितने भी काम हैं उन सबको हैंडल करता है चुनाव आयोग। तो ये सवाल सब एसएससी ने पूछे हैं इस तरीके के, ठीक है। हाँ, एक सवाल आपको याद ये रखना है, देखिए चुनाव आयोग का अपना नेशनल आइकॉन, नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो नेशनल आइकॉन बनाया गया है 2023 में सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को फिलहाल जो है चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बना दिया है। अब सवाल ये निकलता बेटा कि सचिन तेंदुलकर से पहले कौन थे नेशनल आइकॉन? तो आपने नाम सुना होगा पंकज त्रिपाठी का, एक एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, है ना। पंकज त्रिपाठी जो थे वो सचिन तेंदुलकर से पहले नेशनल आइकॉन थे चुनाव आयोग के, ठीक है। तो ये सवाल आपको बहुत हेल्प देंगे बेटा एग्जामों में, समझते रहना, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर जो था वो शीर्ष पर रहा, मतलब पहले स्थान पर। तो अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है 2023 में। तो उस सर्वेक्षण में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। मैं इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। इसको जारी किसने करा है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। ये किसने जारी करा है? तो इसको जारी करा है बेटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको जारी करा है, जो भारत सरकार के अंडर में आता है। अब इसमें पता 3 श्रेणी बनाई गई हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 10 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वाले शहर और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। इसमें 2 आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो प्रथम श्रेणी है, इसमें प्रथम श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, तो उनमें देखिए सबसे उत्तम, सबसे बेहतर और सबसे घटिया। सबसे घटिया तो मैं आपको बात बता दूं, ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा है, उनमें सबसे अच्छा, मतलब सबसे शुद्ध एयर कहाँ की है? तो पहले नंबर पर आया बेटा इंदौर। इंदौर को पहला नंबर मिला है बढ़िया में, और हमारे यूपी के आगरा को मिला है दूसरा नंबर। तो अगर मैं सवाल ऐसा बना दूं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के किस शहर की जो एयर है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है? तो आगरा की, ठीक है। तीसरे स्थान पर है, अगर देखेंगे तीसरा स्थान भी देखेंगे तो तीसरे स्थान पर है पुणे महाराष्ट्र का। सबसे खराब स्थिति जो है वो प्रथम श्रेणी के शहरों में सबसे घटिया स्थिति जो है वो है बेटा मदुरई की, फिर हावड़ा, फिर जमशेदपुर। मदुरई, फिर हावड़ा, फिर जमशेदपुर। सबसे घटिया स्थिति में मदुरई है, फिर हावड़ा है, फिर जमशेदपुर है। ये याद रखना है आपको। अच्छा, दूसरी श्रेणी जो है, दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में जनसंख्या कौन सी रखी गई है? तो 3 से 10 लाख
जनसंख्या, मतलब ऐसे शहर बेटा जिनकी जनसंख्या जो है वो 3 लाख से और 10 लाख के बीच में है। तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है, ऐसे शहरों में सबसे बेहतर शहर कौन सा है? वायु के मामले में, एयर के मामले में, वहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे बेहतर स्थिति जो बनी है वो बनी है बेटा, उस मामले में पहला शहर आता है हमारा, हाँ, अमरावती, और दूसरे नंबर पर आता है बेटा हमारा मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है वो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर गंटूर है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ख़राब स्थिति की अगर हम बात करें, देखो सबसे खराब स्थिति, उसमें पहला नंबर आता है जम्मू शहर का और दूसरे नंबर पर आता है, हाँ, गुवाहाटी शहर। आप ना देखो क्या करना है तुम्हें, आप लोगों को करना ये है बेटा कि अगर वो ये पूछता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अच्छी जो वायु है वो कहाँ की है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है, और दूसरे नंबर पर आगरा यूपी का है। और 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो आबादी वाले शहर हैं उसमें सबसे अच्छी जो एयर है वो अमरावती की है और उसके बाद मुरादाबाद की है। 2 बातें याद रख लो, बाकी मैंने केवल आपको नॉलेज के लिए बता दी हैं। ठीक है, चलिए, ये सवाल बहुत शानदार होने वाला है। 8वां सवाल, 8वें सवाल में कह रहे थे बेटा कि देखो, ये कह रहे थे आपसे कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो विमल जालान है, विमल पटेल हैं, एडविन लुटियंस हैं, जॉब चारनोक है। तो जॉब चारनोक ने तो कलकत्ता शहर बसाया था, एडविन लुटियंस ने दिल्ली की के वास्तुकार हैं वो विमल पटेल। विमल जालान तो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो विमल पटेल ने नए संसद भवन का, हाँ, नक्शा बनाया है। और यहाँ से मैं आपको कुछ सवाल ऐसे बताऊंगा जो आपको लगेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर मालूम कर लेगा आपसे। ठीक है, हाँ, तो देखो, जो हमारा नया संसद भवन है, नया संसद भवन दिल्ली में है ना बेटा, पुराना भी दिल्ली में ही है, नया वाला भी दिल्ली में ही है। तो यहाँ से देखो पहला सवाल देखते हैं, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? वास्तुकार जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है विमल पटेल, मतलब विमल पटेल ने नक्शा बनाया। पहला अच्छा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ? तो परियोजना का नाम है, हाँ, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास। केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। तीसरा सवाल यह है कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला रखी थी 10 दिसंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो किसने आधारशिला रखी थी? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। अब सवाल आता है कि इसका जो उद्घाटन है नए संसद भवन का, उद्घाटन किसने किया है? तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया है? तो उद्घाटन हुआ है बेटा 28 मई 2023 को, और उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा था। अब जब मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा था तो उद्घाटन के समय, हाँ, एक वहाँ पर सिंगोल स्थापित करा था, सिंगोल की स्थापना करी थी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में किस चीज़ की स्थापना करी है? नई संसद भवन में किस चीज़ की स्थापना उन्होंने करी है? तो स्थापना करी है सिंगोल की। किसकी? सिंगोल की। सिंगोल क्या है? ये एक राजदंड होता है। क्या है? एक प्रकार का राजदंड है। सिंगोल की स्थापना करी थी। ये जो सिंगोल है, हाँ, ये किस वंश से संबंधित है? तो बताया जाता है ये चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश से संबंधित है और कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 5 फीट है ना, 5 फीट है। वह इसके शीर्ष पर भगवान शिव का जो वाहन है नंदी बैल है। शीर्ष पर नंदी बैल है। इसके शीर्ष पर क्या बेटा? नंदी बैल है। तो इतना भी याद रखें, सिंगोल चोल वंश से संबंधित है, एक राजदंड है जो मोदी जी ने वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश करा था। 2-3 सवाल ना बहुत शानदार हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तैयार रहना, चाहे पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे एपीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे एसएससी की। ये जो एक जगह आपको कंटेंट मिल रहा है भाई, क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से मुझे लगता है सवाल पूछा जाना जरूरी है। नए संसद भवन पर झंडा किसने फहराया? देखिए, झंडा किसने फहराया है? तो नए संसद भवन पर झंडा फहराया जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़। ये जगदीप धनखड़ कौन है? ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने झंडा फहराया था। उद्घाटन किसने करा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा है। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक कौन सा है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। नए संसद भवन में पेश होने वाला प्रथम विधेयक, पहला विधेयक जो पेश हुआ उसका नाम है नारी शक्ति बंधन 2023। नारी शक्ति बंधन, ठीक है, अधिनियम बनेगा ये 2023। ये सबसे पहला पेश हुआ है। एक और सवाल बड़ा अच्छा है बनेगा आपसे कि जो नारी शक्ति बंधन विधेयक है इसका संबंध किस चीज़ से है? ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन है ना, करंट में बनेगा ये भी। तो इसमें क्या है कि जो लोकसभा और विधानसभा है उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसके तहत जो है, हाँ देखिए, विधानसभा पहले तो पंचायतों में ही था, विधानसभा व लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको 33% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जो विधेयक पेश हुआ है वो विधेयक बेटा कौन से नंबर का है? वो विधेयक है 128वां बिल है। और जैसे इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये फिर कानून बन जाएगा। फिर संविधान में इस कानून को लिखा जाएगा कि कौन से नंबर का बनेगा। ठीक है, तो मैंने एक ही जगह आपको संपूर्ण जानकारी नए संसद भवन के बारे में दे दी है। एक सवाल मेरा और है जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था अब वहाँ संसद नहीं लगती, अब संसद नए संसद भवन में पहुँच गई है। तो पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? जो ओम बिरला हैं उन्होंने पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रख दिया है? तो उसका नया नाम रखा गया है संविधान सदन। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लो, ये बात भी बेटा आप नोट कर लो, ये बात भी आप नोट कर लो। हाँ, पुराने संसद भवन का नया नाम,
या पुराने संसद भवन का जो नाम रखा गया है वो है संविधान सदन। संविधान सदन, उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। एक ही सवाल में मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी है और गांठ बांध लो। अगर आप अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कहीं ना कहीं से हर बार इस 2023 के बाद में जो भी पेपर होंगे उन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चाहे रेलवे हो, पुलिस हो, कुछ भी पूछ ले, हल्के से हल्का, भारी से भारी, कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर मालूम करेगा। तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसी आप तैयारी करते रहना, क्योंकि तैयारी जब आप अच्छी करोगे तो सफल होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं टॉप 10 में। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर कहाँ बनाया गया है? देखिए, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, ये नाम जरूर याद रखें, ये हेडिंग है। ये कहाँ बनाया गया है? कानपुर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में और मुंबई में। तो कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। तो ये कहाँ है, किस स्थान पर है मतलब? तो जिस स्थान पर है वो है नई दिल्ली, ये नई दिल्ली में है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और देखिए बेटा, इसका एक अन्य नाम क्या है? अन्य नाम जरूर याद रखें अच्छे से। इस कन्वेंशन सेंटर का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है यशोभूमि। यशोभूमि पूछ लेगा, यशोभूमि का संबंध किससे है, यशोभूमि क्या है? तो यशोभूमि जो है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। कहाँ है? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने करा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक सवाल रोचक, ताकि मैं आपको बात बता दूं, इस कन्वेंशन सेंटर में हाँ भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना बेटा आपको। देखो, मैं आपको बात बताऊं कि ये कन्वेंशन सेंटर क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये मीटिंग हॉल हैं बड़े बड़े, जैसा वाराणसी में रुद्राक्ष है, तो वैसे ही इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जिसका नाम रखा गया है यशोभूमि। तो यहाँ लगभग 11,000 लोग जो हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार हो सकते हैं। तो उसका नाम यशोभूमि है। सबसे बड़ी एलईडी यहीं पर लगाई गई है। अच्छा सवाल है, आपको हो सकता है कि एपीएस में या किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। आज का आखिरी सवाल है कि भारत में कितने नर्सिंग होम स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? 2023 में भारत सरकार जो है भारत में कितने नर्सिंग होम स्थापित करेगी, है ना? तो 160, 150, 157 और 27। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत में स्थापित होने वाले नर्सिंग होम, तो भारत में स्थापित होंगे नर्सिंग होम बेटा 157, 157। और अगर इसका उल्टा, इन 157 में यूपी में कितने स्थापित होंगे? तो यूपी में स्थापित होने वाले नर्सिंग, हाँ नर्सिंग कॉलेज, जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, वैसी नर्सिंग कॉलेज। तो हमारे यूपी में जो नर्सिंग कॉलेज बनेंगे वो बनेंगे 27। 157 में से यूपी में कितने आएंगे? 27 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में समझना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।